नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। बिहार में हलचल तेज है, लेकिन उससे ज्यादा हलचल दिल्ली में नजर आ रही है। क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो अब सीट शेयरिंग को लेकर पार्टियां बैठक कर रही हैं। जो गठबंधन में है वो अपने जो बड़े दल है या यूं कहें जो बड़े भाई हैं उनके साथ लगातार सीट शेयरिंग को लेकर वार्ता हो रही है। आज एनडीए की भी बड़ी बैठक दिल्ली में रही, दिन भर ये बैठक चलती रही और खबर ये मिल रही कि अभी थोड़ी देर पहले उपेंद्र कुशवाहा जेपी नड्डा से मिलकर निकले हैं। इससे पहले मांझी ने भी मुलाकात की थी, अमित शाह से भी लगातार बातचीत का दौर चल रहा था। उसके बाद जेपी नड्डा से भी बातचीत हुई है। तो क्या सीट शेयरिंग को लेकर कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है? इस पर हम चर्चा करेंगे और दिन भर बिहार में चुनाव को लेकर क्या हलचल रही इस पर भी बात होगी। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन और उदय मौजूद हैं स्टूडियो में। बिहार चुनाव को लेकर हर एक्सक्लूसिव जानकारी आपको मिलेगी। हर खबर को हम खबर की चर्चा के साथ उसकी पड़ताल भी करेंगे। रंजन जी, एनडीए की जो बैठक है दिल्ली में, ये हलचल, बिहार की हलचल पूरी तरह दिल्ली शिफ्ट हो गई है। सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं एनडीए में पेच फंसता दिख रहा है, इससे लगातार दिल्ली के दौरे हो रहे हैं। या बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा ने जब सुबह सोशल मीडिया पे ये पोस्ट किया कि इधर उधर की खबर पर न जाएं, वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है, तो उसी समय ये स्पष्ट हो गया कि बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है और मामला फंसा हुआ है। और देर होते होते तक दिन में ये पता चल गया कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की बैठक जो है वो जेपी नड्डा के साथ हुई। अलग अलग खास बात ये रही कि अमित शाह भी उस मीटिंग में शामिल हुए। देखिए, जो बातें हैं, जो एक आम तौर पर जो बना है उसके अनुसार ये है कि बीजेपी और जेडीयू जो है वो 200 से 203 सीटों के बीच जो है चुनाव लड़ेगी। हालांकि नीतीश कुमार की इच्छा है कि जेडीयू कम से कम एक सीट पर ज्यादा लड़े और इसलिए चर्चा है कि जेडीयू जो है 102 सीटों पर और बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और बाकी की जो 40 सीटें हैं वो आपको ये चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दी जा सकती है। लेकिन जो समीकरण निकल रहा है उसमें यह है कि जो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर है उसको 26 सीटें दी जाएंगी और इसके अतिरिक्त एक राज्यसभा की सीट और 2 जो है विधान परिषद की सीट भी उनको बाद में दी जाएगी। ये चर्चा हो रही है। अब पेच यहीं पर फंस रहा है क्योंकि जब 26 सीटें एलजेपीआर को जा रही हैं तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा है कि हमें फिर कम मिल रहा है। और यहां पर देखिए, जो एक बातचीत चल रही है कि जीतन राम मांझी अंततः कम से कम 10 सीटों की बात कर रहे हैं, ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं। लेकिन बीजेपी 7 सीट की बात कर रही है तो 8 तक पर समझौता की उम्मीद है। जो चर्चाएं, जो सोर्सेस के थ्रू जानकारी आ रही हैं, मीडिया सोर्सेस के थ्रू भी, वो यही बताती हैं। और जो आरएलएम है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उनको 6 सीट दी जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि अब हम सेकुलर और जो आरएलएम है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उनको लग रहा है कि एलजेपीआर को ज्यादा सीटें दी जा रही हैं और उस तुलना में हमें कम सीटें दी जा रही हैं। जीतन राम मांझी के साथ अपनी पार्टी के निबंधन वाला भी मामला है कि वो चाहते हैं कि राज्य स्तरीय पार्टी कम से कम बने, चुनाव आयोग की मीटिंग में उन्हें भी बुलाया जाए और इस तरह के पोस्ट उन्होंने पिछले कुछ दिनों में किया है। लेकिन ऐसा हर चुनाव में होता है। जब भी चुनाव आता है, कोई भी गठबंधन दल हो, उनके बीच जो है बातचीत के कई दौर चलते हैं, लेकिन अब वक्त बहुत नहीं है और इसलिए अब ऐसा लगता है कि जो कुछ भी होना है आज और कल में ही होना है, क्योंकि यही 2 दिन है। चूंकि संडे को भी कोई नॉमिनेशन नहीं होगा, मंडे से एक बार फिर से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में जो भी फैसला लेना है वो आज कल में हो जाएगा और फिर मंडे से एक संयुक्त जो है आपको उम्मीदवार की लिस्ट देखने को मिल सकती है, जिसमें बीजेपी होगी, जेडीयू होगा, इसके अलावा एलजेपीआर, हम सेकुलर और आरएलएम की एक संयुक्त लिस्ट पहले फेज के लिए जो है वो जारी की जा सकती है।
चलिए, तो दिन भर जो बैठकों का दौर चला है उदय, और लगातार ये कोशिश रहती है जो छोटी पार्टियां हैं कि वो किसी तरह से प्रेशर बना सकें गठबंधन में और सम्मानजनक सीटें हासिल करें। देखा होगा जीतन राम मांझी ने भी पोस्ट के जरिए से कहा, उपेंद्र कुशवाहा भी बैठक में शामिल हुए, उन्होंने भी अपनी पार्टी के लिए सीटों की बार्गेन की होगी। तो अगर पेच नहीं सुलझता है, क्योंकि देखिए अब वक्त बहुत कम है, नॉमिनेशन शुरू हो चुका है पहले चरण का, तो ऐसे में लगता है कि जल्दी इस मसले को सुलझा लिया जाएगा और लेट होने से नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, 17 को देखिए नामांकन का अंतिम दिन है पहले चरण के लिए, और अब वक्त बहुत कम बचा है, तो प्रेशर तो देखिए है ही। और अब कहीं न कहीं एनडीए खेमे में ये हो रहा है कि चिराग पासवान काफी नाराज नजर आए, अड़ते हुए नजर आए, लेकिन बाद में उनकी सहमति वाला बयान आ गया है, यानी चिराग पासवान मान चुके हैं। लेकिन देखिए अब अगर चिराग पासवान को 20 से 24 सीटें भी अगर मिल रही हैं, तो कहीं न कहीं उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को लग रहा है कि उन्हें कम मिल रहा है। अब बस पेंच इसी बात पर फंसा है। उपेंद्र कुशवाहा 20 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन कयास जो लगाए जा रहे हैं कि उनकी मन मुताबिक 7 से 8 सीटें अगर उन्हें मिल जाती हैं तो वो मान जाएंगे, लेकिन उन्हें मन मुताबिक सीटें नहीं मिल पा रही हैं। वहीं जीतन राम मांझी भी अपनी सीटों की संख्या बढ़ाना चाह रहे हैं। तो अब देखिए आज लगता है ये कंडीशन है कि अगर सीट को लेकर सहमति नहीं बनी, बार्गेन नहीं कर पाए मांझी, तो अकेले चुनाव लड़ेंगे या चिराग अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्या ये वक्त है ऐसा निर्णय लेने का? नहीं, बिल्कुल इसकी संभावना तो बिल्कुल नहीं है। देखिए चिराग पासवान पहले थोड़े नाराज नजर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया कि मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी सब कुछ ठीक करेंगे, तो उन्होंने एक भरोसा जताया है। और देखिए चिराग पासवान उन्होंने बयान देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि अब कहीं कोई गुस्सा नहीं है, कहीं कोई नाराजगी नहीं है, सब कुछ ठीक है। अब जब चिराग पासवान मान गए हैं तो उपेंद्र कुशवाहा और इनके जीतन राम मांझी के पास भी विकल्प नहीं है। देखिए 1-2 सीटों को लेकर बार्गेनिंग भले ही चल रही है, लेकिन अब इस बात की संभावना बिल्कुल भी नहीं है कि अपने रास्ते अलग कर सकते हैं। देखिए अब टसल जो है सिर्फ मन मुताबिक सीटों को लेकर है। अब अगर वो मांग इनकी पूरी हो जाती है तो ये कम सीटों पर भी मान जाएंगे, और अगर इन्हें लगता है कि वो मांग पूरी नहीं हो रही है तब ये सीटों की संख्या बढ़ाने का दबाव दे रहे हैं। तो देखिए आज अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई है, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी अमित शाह मुलाकात कर रहे हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह से चिराग पासवान को लेकर समाधान निकल गया, इन दोनों को लेकर भी आज देर रात तक समाधान निकल आएगा। चलिए, तो बीच का रास्ता अब गठबंधन की तरफ से निकालने की कोशिश होगी। और खबर फिलहाल जो बिहार से आ रही है ये AIMIM की तरफ से है। 32 सीटों पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी ये पार्टी। पिछले बार विधानसभा में भी आपने देखा होगा कि कई सीटों पर जीत हासिल की थी AIMIM के प्रत्याशियों ने, और फिर बाद में वो भले अलग अलग पार्टियों में चले गए, RJD में चले गए, लेकिन अब इस बार फिर से 32 सीटों पर ये पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो क्या ओवैसी की पार्टी इस इन 32 सीटों पर प्रभाव डाल पाएगी, जीत हासिल कर पाएगी? कौन सा इलाका ये रहेगा? और दूसरी पार्टी खासकर जिस MY समीकरण के बल पर राजद वोट लाती रही है, उसे कितना नुकसान हो सकता है? रंजन जी, 32 सीटों पर अख्तरुल ईमान ने कहा है कि उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि राजद ने गठबंधन नहीं किया है, अब हम 32 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसका कितना असर होगा, नुकसान किधर होगा? या जो मैं ट्वीट देख पा रहा हूं, ये जो 32 की सूची है ये पहली लिस्ट है। तो जो पहला क्लियरिफिकेशन है कि 32 ही सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। चूंकि जो मैं ट्वीट पढ़ पा रहा हूं, AIMIM ने जो किया है कि AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान ने प्रेस वार्ता के जरिए पहली सूची जारी की, जिसमें यह बताया गया कि पार्टी किन विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ेगी। और फिर पहली सूची इस प्रकार है करके उन्होंने विधानसभा क्षेत्र का नाम दिया है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि यहां पर प्रत्याशी कौन कौन हो सकते हैं। तो देखिए ये एक जो है वो बड़ी बात है और बड़ी घटना है, और इसलिए है क्योंकि अगर AIMIM ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ता है तो इसका नुकसान निश्चित तौर पर महागठबंधन को हो सकता है। और तो रंजन जी, क्या ज्यादातर सीमांचल के इलाके हैं, सीमांचल की विधानसभा है? जी, सीमांचल ही नहीं है। यही बात है जो कि RJD को परेशान कर सकती है कि सीमांचल की 14 सीटों को मैं देख पा रहा हूं जो पहली लिस्ट में है, जिसमें किशनगंज से बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामन और किशनगंज, ये किशनगंज जिला की मैं बात कर रहा हूं। जबकि पूर्णिया से आइए तो 3 सीट पूर्णिया जिले में भी है, अमौर, बायसी और कस्बा। कटिहार में बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी और कदवा सीट जो है ये कटिहार जिला में है।
अररिया में जोकीहाट और अररिया विधानसभा क्षेत्र है, गया में शेरघाटी और बेलागंज विधानसभा क्षेत्र है, मोतिहारी में 2 सीट है, एक पर तो प्रत्याशी पहले ही घोषित हो चुके हैं ढाका में, और इसके अलावा नरकटिया की सीट है। नवादा जो शहरी सीट है उस पर भी चुनाव लड़ने की बात एआईएमआईएम कह रहा है। सिकंदरा ये जमुई जिले की सीट है, आरक्षित सीट है, यहां से भी एआईएमआईएम जो है वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है। भागलपुर में भागलपुर और नाथनगर ये 2 विधानसभा की क्षेत्र हैं जहां से कि एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगा। भागलपुर से जो है कांग्रेस विधायक दल के पूर्व नेता अजीत शर्मा चुनाव लड़ते हैं, वो सीट है। इसके अलावा सिवान की सीट है जो वहां से चुनाव जो है एआईएमआईएम लड़ेगा। दरभंगा में कई सीटें हैं, जाले है, केवटी है, दरभंगा ग्रामीण है, ललित यादव यहां से चुनाव लड़ते हैं, और गौरा बौराम है जहां पर मुकेश सहनी लड़ें या उनके परिवार से उनकी पत्नी या भाई चुनाव लड़ सकते हैं। समस्तीपुर में कल्याणपुर की सीट है और सीतामढ़ी में बाजपट्टी की सीट है। मधुबनी में बिस्फी की सीट है, वैशाली में महुआ की सीट है। तो महुआ की सीट अब और हॉट हो जाएगी क्योंकि महुआ से बात हो रही है कि तेज प्रताप यादव लड़ेंगे, मुकेश रोशन आरजेडी से होंगे और जेडीयू वहां से कैंडिडेट देगा या एलजेपीआर, इस पर जो है अभी चर्चा चल ही रही है। और अब एआईएमआईएम की भी एंट्री महुआ में हो रही है। और इसके अलावा गोपालगंज विधानसभा की सीट है, यहां से जो अभी बाई इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त भी गोपालगंज विधानसभा सीट से एआईएमआईएम चुनाव लड़ा था और हार जीत में उसका योगदान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण था। उसने जो है खेल बिगाड़ा था आरजेडी का वहां पे। तो ये 32 सीटों की पहली सूची एआईएमआईएम ने जारी कर दी है और ये एक बड़ा चैलेंज जो है वो होना है, क्योंकि देखिए सीमांचल की आप बात कर लीजिए, इसके अलावा मगध में कई ऐसी सीटें हैं जहां की मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी है, सारण प्रमंडल की कुछ सीटें हैं, फिर चंपारण में आप जाइए तो वहां पर भी खास करके जो बॉर्डर एरिया है वहां पर आपको मुस्लिम वोटर्स की संख्या ठीक ठाक रहती है। तो अगर इन विधानसभा क्षेत्रों में एआईएमआईएम जाता है और पूरे दम से जाता है तो फिर महागठबंधन के लिए एक परेशानी बढ़ेगी कि वो जो उसका एक इक्वेशन MY का रहा है अब तक, जिससे कि अब निकलना चाहते हैं तेजस्वी यादव, उसमें M पर जो है एक असर जो है एआईएमआईएम के लड़ने से पड़ सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी और जो अख्तरुल ईमान है वो पूरी तरह से इस मामले में लगे हुए हैं। और आपको बता दूं कि जब से जो उनके 4 विधायक टूटे थे और वो आरजेडी में शामिल हुए थे, तब से जो है वो आरजेडी को निशाने पर ले रखा है उन्होंने, और उन्होंने इस बार जो है राजनीति भी अच्छी की है। पहले ही महागठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन कर दिया और अभी भी कुछ दिन पहले जब वो बेलागंज में मीटिंग ले रहे थे असदुद्दीन ओवैसी, तब भी उन्होंने कहा था कि आप हमें 6 सीट दे दीजिए, हम महागठबंधन में आने को तैयार हैं। तो इतना कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी वो तैयार हैं। तो ये मैसेज जो वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी को, अपने वोटर्स तक पहुंचाना चाहते थे, उन्होंने पहुंचाया कि हम तो देखिए बहुत कम सीट मांग रहे हैं, 5 तो हम पिछली बार जीते भी थे, तो हम 6 मांग रहे हैं, तो कौन सा ज्यादा मांग रहे हैं, और तब भी हमें महागठबंधन में शामिल नहीं किया जा रहा है। तो एक तरह से उन्होंने जो है एक राजनीतिक चाल के रूप में इसका इस्तेमाल किया है। और इस वजह से जो तेजस्वी यादव हैं और जो पूरा महागठबंधन है उसको जो है परेशानी हो सकती है। पिछली बार एआईएमआईएम सिर्फ 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसमें से 5 सीट जीतने में उसे कामयाबी मिली थी, 25% उसका रिजल्ट रहा था। तो यहां पर जो कुछ क्षेत्र हैं जहां वो जीते न जीते, लेकिन मानकर चलिए कि परिणाम पर एआईएमआईएम असर डाल सकता है। उधर आज अरावली आवास में भी बैठकों का दौर चला, दिन भर बैठक होती रही और बड़े तमाम आरजेडी के कद्दावर नेता पहुंचे रहे। सीट शेयरिंग, कौन सी सीट पर चुनाव लड़ना है, कौन मजबूत कैंडिडेट है, इस पर तो चर्चा हुई ही होगी, लेकिन एक बड़ा मसला आरजेडी के सामने क्या तेज प्रताप यादव भी हैं।
बिल्कुल, देखिए आरजेडी के सामने अभी बहुत सारी मुश्किलें सामने आ गई हैं। तेजस्वी यादव के लिए मानकर चलिए कि एक चक्रव्यूह जैसा बन गया है और इसमें से उन्हें निकलकर बाहर आना है। देखिए 50 सीटें कांग्रेस के लिए ऑफर की गई थी, तो कांग्रेस ने उसे मानने से इनकार कर दिया है। मुकेश सहनी का थोड़ी देर पहले स्पष्ट बयान आया है कि हम 40 सीटों पर लड़ेंगे, महागठबंधन हमें सीटें दे या ना दे। कांग्रेस ने भी अपनी मांग रख दी है और अब देखिए पशुपति पारस अपनी अलग बैठक कर रहे हैं, मुकेश सहनी नाराज चल रहे हैं। वाम दलों ने, दीपंकर भट्टाचार्य ने भी कह दिया है कि जितनी पिछली बार हम जितनी सीटों पर लड़े थे उससे ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे। तो देखिए अभी वाकई में ये काफी मुश्किल घड़ी आ गई है। अब तेजस्वी जो सबसे बड़ा सहयोगी है यानी कांग्रेस को, वो थोड़ी देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से बैठक के लिए दिल्ली रवाना होने वाले थे, निकल भी गए होंगे। तो तेजस्वी यादव अब देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत करेंगे तो कांग्रेस के साथ पहले सीटों को पेंच को सुलझाएंगे, क्योंकि अभी दोनों भी इस तरह से एक रस्साकसी का दौर चल रही है, जिज कायम है। अब अगर कांग्रेस और आरजेडी सीटों पर सहमति बना लेते हैं तो फिर वो जो छोटी पार्टियां हैं, चाहे वो मुकेश सहनी हो, चाहे पशुपति पारस हो या फिर और भी वाम दल हो, उन तीनों को हैंडल करेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा मसला कांग्रेस और राजद का आपसी मसला है। और देखिए तेज प्रताप यादव तो इंतजार कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव की रणनीति अब क्या होगी कि जिन सीटों पर राजद अपने सहयोगियों को जो सीटें देगा, वहां के जो बागी होंगे वो तेज प्रताप यादव ऐसे लोगों को अगर टिकट देते हैं तो वाकई में ये काफी मुश्किल परिस्थितियां होंगी महागठबंधन के लिए। अब देखिए सीटों का पेंच पहले क्या सुलझता है, उसके बाद तेज प्रताप यादव कितनी मुश्किलें खड़ी कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। रंजन जी, अब जब जैसे चुनाव नजदीक आता है, दल बदल का खेल भी चलता है और हर दिन ये खेल हो रहा है, तो पूर्व सांसद अरुण कुमार, उनकी फिर से घर वापसी हुई है। वहीं जगदीश शर्मा ने भी कल राजद में उन्होंने राजद का दामन थामा है। तो ऐसे में क्या ये जो अदला बदली हो रही है, किन इलाकों पर, क्या खासकर मगध के इलाके पर इसका असर पड़ेगा या मगध फोकस किया जा रहा है? या देखिए इसकी दो चीज़ों को आप देख सकते हैं। दो बड़े नेता शामिल हुए हैं और ख़ास बात यह है कि दोनों जो है वो भूमिहार जाति से आते हैं और भूमिहार वोटों को साधने की कवायद के रूप में इस दल बदल को देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि तेजस्वी यादव MY का जो एक टैग चस्पा हुआ पड़ा है आरजेडी के ऊपर, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। पिछली बार जो है नाम मात्र को भूमिहार प्रत्याशी आरजेडी ने उतारे थे, लेकिन अब जब बोचहा में उपचुनाव हुआ था उस वक्त से एक ऐसा दृश्य बना कि भूमिहार वोटर्स जो है वो आरजेडी के साथ आ सकते हैं और उस समय दही चूड़ा की भी बात हुई थी। तो वो इसके इतर जो है MY के इतर देखना चाहते हैं, वो पैर पसारना चाहते हैं और इसी कड़ी में भूमिहार नेताओं को भी शामिल कराने की कोशिश हो रही है। कुशवाहा और भूमिहार ये दो जातियां हैं जिन पर फोकस कर रहे हैं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा चुनाव के दौरान ही पहले कुशवाहा जाति को साधने की कोशिश की थी और शाहाबाद में एक उनको कामयाबी भी मिली थी। तो मगध क्षेत्र में जो भूमिहार वोटर्स हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है और इसीलिए अरुण कुमार को आज शामिल कराया गया। चूंकि कल जो है ये जगदीश शर्मा और उनके बेटे राहुल शर्मा जो है वो आरजेडी में शामिल हो गए थे। अरुण कुमार को पहले सितंबर 3 या 4 वो तारीख थी शामिल होना था, लेकिन उनको उस वक्त जो है वो मीटिंग मिलन समारोह कैंसिल कर दी गई थी और कहा यह गया था कि आज बीजेपी का बंद है। लेकिन ये भी बातें आई थी कि जो मुंगेर से सांसद हैं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह जो है उनकी वजह से उनकी एंट्री जेडीयू में नहीं हो पाई है। लेकिन उस चीज का जवाब देने के लिए आज जब अरुण कुमार पार्टी में शामिल हुए तो ललन सिंह वहां मौजूद थे। अब ये भी एक चीज है कि अब चूंकि जगदीश शर्मा आ गए आरजेडी में और अरुण कुमार अब आ गए आपको जेडीयू में, पुराने साथी हैं नीतीश कुमार के, समता पार्टी के समय से जो है वो उनके साथी रहे हैं। समता पार्टी, जेडीयू जो है, हालांकि अगर आप अरुण कुमार और जगदीश शर्मा को देखें तो कुछ समानता जो दोनों में दिखती है। पहली समानता तो यही कि दोनों भूमिहार जाति से आते हैं। इसके अलावा एक और खास बात रही कि दोनों अपने बेटे संग पार्टी में प्रवेश किए हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ यह भी समझा जा सकता है कि दोनों के ही बेटे इस बार आपको चुनावी मैदान में दिखने जा रहे हैं, ये मानकर चलिए। और जो
जगदीश शर्मा के बेटे हैं राहुल शर्मा, वो जो है आपको अगर चुनाव लड़ते हैं, तो दूसरी तरफ अगर आप देखिएगा कि जो अरुण कुमार के बेटे हैं ऋतुराज, वो भी कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं, घोसी से चुनाव लड़ सकते हैं राहुल शर्मा। हालांकि पिछली बार वो सीट भाकपा माले के पास थी और वही वहां से चुनाव जीते भी थे। उन्होंने जो है आपको जगदीश शर्मा के बेटे राहुल को शिकस्त दी थी, तब वो जेडीयू से थे। तो ऐसी परिस्थिति में भाकपा माले को यह सीट छोड़नी पड़ सकती है और एक्सचेंज के तहत उनको मखदूमपुर की सीट दी जा सकती है। दूसरी तरफ ऋतुराज जो शामिल हुए हैं अरुण कुमार के बेटे, उनको जहानाबाद, अरवल या घोसी किसी एक विधानसभा क्षेत्र से उतारा जा सकता है। अगर घोसी में दोनों के बेटे आमने सामने हो जाएं तो वो बहुत हाई प्रोफाइल जो है वो मुकाबला हो जाएगा। लेकिन जहानाबाद या अरवल या घोसी, इस तीन जगहों में से किसी एक जगह उम्मीद है कि ऋतुराज जो है वो चुनाव लड़ेंगे। तो एक समानता ये भी दिखी। अब एक और समानता जो दोनों में दिखती है, दोनों पार्टियां खूब बदलते हैं। अगर आप देखें यहां पर जगदीश शर्मा की अगर आप बात कीजिए तो वो जनता पार्टी से जीते, फिर उसके बाद वो बीजेपी से भी जीते, कांग्रेस में लंबे समय तक रहे, तो वो आपको हर दल में जो है वो दिखेंगे। इसके अलावा निर्दलीय 2 बार चुनाव लड़े, जेडीयू के टिकट पर भी चुनाव जीते। ठीक उसी तरह अरुण कुमार भी जो हैं वो भी पार्टियां बदलते रहते हैं। समता पार्टी में रहे, फिर जेडीयू में थे काफी लंबे समय तक, फिर कांग्रेस में गए, फिर हम सेकुलर में गए, फिर एलजेपीआर में गए, फिर अभी लोकसभा का चुनाव उन्होंने बीएसपी के टिकट पर लड़ा था और अच्छा वोट लेकर आए थे। लोकसभा के चुनाव में 86,380 वोट उनको मिले थे बीएसपी के टिकट पर। आपको यह भी बता दूं कि अरुण कुमार के भाई अनिल कुमार टिकारी से हम सेकुलर के अभी विधायक भी हैं। तो इसलिए इन दोनों को जो पार्टियों ने शामिल किया है अपने अपने दल में, तो भूमिहार वोट जो हैं वो निशाने पर हैं। और क्यों ना हो, अगर आप मगध में कुछ विधानसभा सीटों में भूमिहार वोटर्स का मत प्रतिशत देखें तो घोसी में लगभग 20 से 21%, अरवल में 10.5 से 11.5%, जहानाबाद में 18 से 19%, मखदूमपुर 16 से 17%, कुर्था 18 से 19%, अतरी 10 से 12%, ओबरा 12 से 13%, टिकारी में 13 से 14% हैं, नवादा 14.5 से 15.5%, हिसुआ 17 से 19%, वारसलीगंज 17 से 18%। तो ऐसे कई विधानसभा क्षेत्र हैं जहां 8, 9, 10 जो है इतने प्रतिशत जो है वो भूमिहार वोटर्स हैं। तो नेचुरली उस वोट को साधने की कोशिश की जा रही है और ये दोनों तरफ से की जा रही है। अपने अपने समीकरण को पार्टियां देख रही हैं और उससे किस तरह और बेहतर बनाया जाए, कैसे समीकरण को साधा जाए, उसकी कोशिश होती हुई नजर आई। तो ये बड़ी खबरें थी। कुछ और अपडेट है जो आपको बता दूं। ये भी खबर मिल रही कि चेतन आनंद की सीट बदल सकती है। शिवहर की जगह अब चेतन आनंद नवीनगर से चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल शिवहर से वो विधायक है चेतन आनंद, और कल ही विधानसभा से आरजेडी विधायक के तौर पर उन्होंने इस्तीफा दिया था। इसके अलावा जो खबर मिल रही है, चिराग पासवान अपने प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के लिए गोविंदगंज की सीट नहीं ले पाए हैं। बीजेपी ने फैसला लिया है कि इस सीट से सुनील मणि तिवारी ही उम्मीदवार होंगे। ये सूत्रों के हवाले से फिलहाल जो खबरें मिल रही हैं। इससे पहले भी खबर मिली है कि जीतन राम मांझी से बातचीत उतनी सकारात्मक नहीं रही, शायद वो सीटों को लेकर अभी थोड़ा नाराज हैं, उन्हें मनाने का दौर भी चलेगा। तो ऐसी तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। शुक्रिया रंजन जी, उदय, आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिहार चुनाव से जुड़ी हुई हर अपडेट आप न्यूज़ बाइस्कोप पर देख सकते हैं। फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।